Now look at the next one. We are given that FS food stall sells only chicken biryani. If FS fixes a selling price of rupees 160 per plate, 300 plates of biryani are sold. For each increase in the selling price by rupees 10 per plate, 10 fewer plates are sold. Similarly, for each decrease in the selling price by rupees 10 per plate, 10 more plates are sold. FS incurs a cost of rupees 120 per plate of biryani and has decided that SP will never be less than the cost price. So SP will never be less than the cost price. Moreover, due to capacity constraints, more than 400 plates cannot be produced in a day. 400 से ज़्यादा plates नहीं बन सकती एक दिन में. If the selling price on any given day, किसी भी given day पे अगर selling price जो है वो same है for all the plates and can only be a multiple of rupees 10, then what is the maximum profit? What is the maximum profit FS can achieve in a day? ठीक है, तो मतलब आपको प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करेंगे वो ध्यान देना है. तो पहले सिचुएशन समझेंगे क्या गिवन है. सिचुएशन हमको गिवन है कि एक फूड स्टॉल है एफएस करके जो चिकन बिरयानी सेल करता है. एफएस फिक्सेस सेलिंग प्राइस ऑफ प्लेट इज 160. तो अगर अपन सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस 160 है, ठीक है, एक प्लेट की. और जब सेलिंग प्राइस 160 होती है तो 300 प्लेट्स सेल होती हैं. तो सेल कितनी होती है, सेल होती है 300 प्लेट्स क्वांटिटी. अब दिया है फॉर ईच इंक्रीज इन दी सेलिंग प्राइस बाय रुपीज 10 पर प्लेट 10 फ्यूअर प्लेट्स आर सोल्ड. मतलब अगर 10 रुपये पर प्लेट सेलिंग प्राइस क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, तो 160 से कितना हो गया ये 170. तो अगर 10 रुपये सेलिंग प्राइस बढ़ा दी तो 10 फ्यूअर प्लेट्स विल सेल, मतलब 10 प्लेटें कम सेल होंगी, तो ये हो जाएगा 290. सिमिलरली फॉर ईच डिक्रीज इन दी सेलिंग प्राइस बाय रुपीज 10, इसे अगर 10 रुपये प्राइस कम कर दी, मतलब 160 से 10 रुपये कम कर दें अपन तो 150 हो गया, ठीक है. तो 10 मोर प्लेट्स आर सोल्ड, तो 10 प्लेट ज़्यादा सेल होंगी, तो 300 की जगह 310 सेल होंगी, ठीक है. एफएस इनकर्स अ कॉस्ट ऑफ 120 पर प्लेट ऑफ बिरयानी. तो यहाँ पे अपन को दिया है पर प्लेट जो कॉस्ट प्राइस है वो 120 रुपये की एक प्लेट है बिरयानी की. तो एक प्लेट की कॉस्ट प्राइस भी पता है यहाँ पे हमको. अब नेक्स्ट हमको क्या पता है, नेक्स्ट हमको पता है दैट मोर ड्यू टू, हाँ, सेलिंग प्राइस विल नेवर बी लेस देन सीपी. तो एसपी जो है वो सीपी से कम नहीं हो सकती, ठीक है. तो जो एसपी है वो सीपी से कम नहीं हो सकती, ये अपन को कंडीशन गिवन है दैट एसपी शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू सीपी. सेलिंग प्राइस विल नेवर बी लेस देन सीपी. तो उसके इक्वल हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं हो सकती. एसपी विल नेवर बी लेस देन और सीपी. मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो, सॉरी, दैट एसपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपी, ठीक है. एसपी कभी भी कम नहीं हो सकती, एसपी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपी. और कैपेसिटी कांस्टेंट प्लेट मैक्सिमम 400 बना सकते हैं, मतलब क्वांटिटी के बारे में दिया हुआ है दैट क्वांटिटी विल बी लेस देन और इक्वल टू 400. तो जितनी प्लेट्स बन सकती हैं दैट इज 400. अब सेलिंग प्राइस ऑन एनी गिवन डे इज द सेम फॉर ऑल दी प्राइस ऑल दी प्लेट्स एंड कैन ऑन ओनली बी अ मल्टीपल ऑफ 10. सेलिंग प्राइस अपन को दिया है कि वो 10 के ही मल्टीपल है और कुछ नहीं है. तो अपन को क्या करना है भाई, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है अपन को. तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. तो पहले अपन यहाँ पे ये देखें कि अभी एसपी चल रहा है 150, ये 160, 170, ठीक है. तो एसपी कम से कम कहाँ तक जा सकता है, 120 तक, क्योंकि एसपी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपी. तो इसको अपन आगे कंटिन्यू करके देखते हैं. तो इसको अगर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 150, तो ये हो जाएगा 140, 130 और ये 120, ठीक है. तो एसपी ये सब हो सकती है, मैक्सिमम सॉरी मिनिमम 120 हो सकती है, ठीक है. तो एसपी विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सीपी. तो सीपी के बराबर, मतलब कम से कम सीपी के बराबर हो सकती है. और उससे फिर आपको क्या हो रहा है, ये 10 का इंक्रीज होता जा रहा है. तो ये हो जाएगा 320, ठीक है. फिर ये हो जाएगा 330 और ये हो जाएगा आपका 340. तो ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास एसपी की और सेल की. तो ये आपकी हो गई एसपी और ये हो गई आपकी क्वांटिटी.
ठीक है, और आप नीचे भी जा सकते हो 160 का 170 180, मतलब अगर 10 रुपये प्राइस बढ़ा दिया तो ये 280 सेल होंगी। ठीक है, फिर 10 रुपये बढ़ा दिया तो फिर ये 270 सेल होंगी, तो ये 10 कम होती जाएंगी। ठीक है, तो अपन को तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। अब प्रॉफिट अगर मैक्सिमाइज करना है तो अपन प्रॉफिट देखें क्या चल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे देखें अपन, SP 120 है, CP के बराबर है। ठीक है, SP और CP दोनों बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट हो गया 0। यहाँ पे SP 130 है, CP है 120, तो यहाँ पे हो गया प्रॉफिट 10। ठीक है, और यहाँ पे अगर अपन देखें, यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है, 20 का, यहाँ प्रॉफिट 30, ये 40। ठीक है, 170 के साथ क्या होगा, 50, फिर 60, और फिर ये 70। ठीक है, तो अगर 190 की सेल होगी एक प्लेट तो 120 माइनस 190 करोगे 70 का प्रॉफिट आएगा। तो ये प्रॉफिट दिख गया। अब मुझे क्या करना है, देखो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है मतलब ये हो गया कि प्रॉफिट, एक प्लेट पे प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। तो प्रॉफिट और क्वांटिटी, तो लेट्स से प्रॉफिट को मैं मान लेता हूँ P और क्वांटिटी को मैं मान लेता हूँ Q। मुझे P इंटू क्यू मैक्सिमम करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट को क्या माना मैंने, प्रॉफिट को माना मैंने P और क्वांटिटी को माना मैंने Q। ठीक है, P इंटू क्यू का प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए। अगर आप देखो कि P इंटू क्यू का प्रोडक्ट मैक्सिमम चाहिए, लेकिन आप ये सारे केस देखोगे तो इसमें आप देख रहे हो इनका सम देखो, P और Q का, Q प्लस P क्या है, 340 प्लस 0 340, 330 प्लस 10 340, 320 प्लस 20 340। तो आप हर केस में देखो सम जो है वो कांस्टेंट है, दैट इज 340, 270 प्लस 70 340। तो मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो P और Q को प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है और सम क्या है उसका, कांस्टेंट, सम कांस्टेंट है, और सम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो सकती हैं, जब P प्लस Q 340 है, ठीक है, जो कांस्टेंट सम है, तो ये दोनों को क्या होना पड़ेगा, 170 और 170। ठीक है, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ये अपन ने अलजेब्रा में पढ़ा है कि दैट इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव क्वांटिटी, ओके, पॉजिटिव रियल क्वांटिटी, देन उसका अगर सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होता है जब दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो मतलब P की वैल्यू हो गई आपकी 170, मतलब प्रॉफिट जो है वो आपका होना चाहिए 170 और क्वांटिटी सेल होनी चाहिए 170। तो P इंटू क्यू मैक्सिमाइज करना था, 17 इंटू 17 होता है आपका 289, और ये दो जीरो लगेंगे, दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट एंड विच इज योर आंसर। ठीक है, सो दैट इज अवेलेबल इन ऑप्शन बी। क्लियर, तो एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा, एलजेब्रा के ऊपर प्रॉब्लम है, बस कॉन्सेप्ट पता है तो हो जाए। ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे गिवन है, कंसिडर अ 4 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म ABB, दैट इज द फर्स्ट डिजिट इज A एंड विच इज पॉजिटिव एंड द लास्ट 3 डिजिट्स आर ऑल B। तो ABB में फॉर्मेट है B सब है, लास्ट 3 डिजिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस is both necessary and sufficient to ensure that the 4 digit number is divisible by A। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जिससे अपन इंश्योर हो जाए कि ABB फॉर्मेट का जो नंबर है वो हमेशा A से डिविजिबल होगा। तो पहले अपन ABB फॉर्मेट देखें जो 4 डिजिट नंबर का होता है, दैट इज 1000A, क्योंकि A 1000 प्लेस पे, सो दैट इज 100B प्लस 10B प्लस B, तो दैट इज द रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, इस नंबर को अपन को चेक करना है कि ये A से हमेशा डिविजिबल हो। तो ये नंबर क्या बन रहा है, फाइनल नंबर ये बन रहा है 1000A प्लस 110 तो दैट इज 111B। ठीक है, तो ये मेरे को चाहिए कि ये वाला नंबर A से डिविजिबल हो। तो इसमें तो आपको ये तो क्लियर ही दिख रहा है A से डिविजिबल हो, तो ये वाला जो पार्ट है वो तो डेफिनेटली A से डिविजिबल है क्योंकि 1000 इंटू A है। अब मेरे को ये देखना है कि क्या ये पार्ट डिविजिबल है A से कि नहीं। तो ये जो पार्ट है 111B, इसको मुझे चाहिए कि ये A से डिविजिबल हो।
तो 111B कैन ऑल्सो बी रिटन एज 37 इंटू 3 इंटू बी डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पे अपन ये देखें कि जो ए है, ये जो नंबर है ऊपर वाला, वो ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या ए 37 हो सकता है? नहीं, क्योंकि 37 प्राइम नंबर है, वो फर्दर स्प्लिट होगा नहीं, और जो ए है वो सिंगल डिजिट नंबर है। तो ए 37 टू डिजिट नंबर भी नहीं हो सकता। तो मतलब चेक करने के लिए बचा है 3 इंटू बी अपॉन ए। मतलब मेरे को बस ये पार्ट देखना है कि ये वाला पार्ट अगर ए से डिविजिबल हो जाए तो उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है 3b इज डिविजिबल बाय ए। तो ये 3b डिविजिबल होना चाहिए ए से, तो पूरा नंबर डिविजिबल हो ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 9b इज डिविजिबल बाय ए। तो अगर 9b नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है तो 9b तो 3b को भी इंक्लूड करता है। कोई नंबर अगर 9b से डिविजिबल है तो 3b से तो हो गई, है ना। तो ये तो उसी का ही एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है 21b इज डिविजिबल बाय ए। तो 21b तो हो गया 3 इंटू 7 इंटू बी। मेरे को तो चेक इसका लगाना है 3 इंटू बी बाई ए का। तो ये 7 तो एक्स्ट्रा है, अननेसेसरी है, तो ये तो आंसर मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, b इज इक्वल टू 0, b 0 होना चाहिए, ये नेसेसरी और सफिशिएंट है कि नहीं, और b इज डिविजिबल बाय a। तो अब इनको अपन देखते हैं क्लिक करके कि b इज डिविजिबल बाय a। देखो अब यहाँ पे क्या जरूरी है क्या कि b a से डिविजिबल हो, तो आंसर इज नो। क्योंकि देखो अगर आप b को, लेट से b को आप लेते हो 5, b आप 5 ले लो, तब भी तो अपन न्यूमरेटर को a से डिविजिबल बना सकते हैं। जब मैं a क्या ले लूँ 3, तो b जब 5 होगा, सिंगल डिजिट है, और a में 3 ले लूँ तो ये पूरा नंबर a से डिविजिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो b 5 हो सकता है, a 3 हो सकता है। तो दैट मीन्स ये क्लियर है कि b इज डिविजिबल बाय a। ये जरूरी हो नहीं, यहाँ पे b डिविजिबल है क्या a से? क्या 5 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि b 0 ही होना चाहिए, b हमेशा 0 होना चाहिए, ये नेसेसरी और सफिशिएंट है। तो क्या यहाँ पे ये नंबर b 0 है क्या? ये तो 5 लिया है मैंने। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि b 0 ही हो, 5 भी हो सकता है, तब भी ये वाला पार्ट a से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब अपने पास बचते हैं ये कंडीशन जिसमें मैंने आपको बता ही दिया 9 भी तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 भी आंसर है तो 9 भी तो इम्प्लाइड है। तो कम से कम मेरे को चाहिए कि भाई जो 3 भी है वो a से डिविजिबल हो, तभी अपन इंश्योर कर सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है वो किससे डिविजिबल है? a से। तो 3b इज डिविजिबल बाय a, ये अपन नहीं लेंगे। ठीक है, 9b से डिविजिबल है तो मिनिमम और सफिशिएंट नेसेसरी कंडीशन होगी कि 3a से डिविजिबल हो, तो इसलिए आंसर इज ओनली a ऑप्शन। ठीक है, now look at the next one, again based on number system. We are given that least common multiple of a number and 990 is 6930, and the greatest common divisor of that number and 550 is 110. What is the sum of the digits of the least possible value of that number? तो एक नंबर है, ठीक है, और एक 990, दो नंबर है। तो लेट्स से एक नंबर है n और एक नंबर है 990। ठीक है, इसका मेरे को पता है एलसीएम, एलसीएम पता है 6930, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मतलब एचसीएफ भी पता है नंबर का और 550 का। इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर पता है, दैट इज 110। और ये जो नंबर है उसकी डिजिट्स का सम चाहिए। ठीक है, और एंड वी आर लुकिंग फॉर सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो एन की जो भी लीस्ट वैल्यू हो सकती है, उस लीस्ट वैल्यू में डिजिट्स का सम क्या होगा वो देखना है अपन को। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखो कि इन दोनों नंबर का एचसीएफ क्या है? 110। तो अपन ये नंबर मान सकते हैं 110 ए। ठीक है, वेयर ए इज को प्राइम। तो 110 ए जो है ये अपन मान सकते हैं कि नंबर फॉर्मेट होगा 110, और ये 550 है, तो ये क्या हो सकता है? 110 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे a और 5 को प्राइम हो गए। अब 5 इंटू 110 इज 550, तो यहाँ पे जो अपन का एचसीएफ है वो क्या दिख रहा है? 110। तो मतलब n का फॉर्मेट हो गया 110 a। अब 110 a अगर n है
और उसका एलसीएम दिया हुआ है 6930। तो मतलब अगर ये नंबर है और 990 और ये दोनों नंबर का एलसीएम 6930 है, मतलब इनको और इसको प्रोडक्ट करेंगे 110 इंटू ये करेंगे तो 6930 आना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो अगर ए और बी, या फिर मैं ये बोलूँ कि आपके पास कोई दो नंबर है, लेट्स से कि 2 और 3, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 6, है ना? तो 2 इंटू 3 6 होता है, मतलब एलसीएम के बराबर होता है। तो ऐसे ही ये नंबर और ये नंबर का प्रोडक्ट 6930 के बराबर होगा। तो इस लॉजिक से आप क्या बोल सकते हो? दैट 110A इंटू 990 इक्वल टू 6930। 6930, ठीक है। और इसको अपन और क्या लिख सकते हैं? 110A, और इसको मैं लिख सकता हूँ 110 इंटू 9, ठीक है। और ये आपका क्या है? 11 इंटू 63 इंटू 10, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो? इसको डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें अगर अपन 110 देखें तो ये 110 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा A इंटू 9 इज इक्वल टू 63, एंड 63/9 विल गिव यू वॉट? A as 7। 63/9 विल बी 7। तो A की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? 7। अगर A की वैल्यू 7 है, मेरा नंबर है 110A, तो अपना नंबर क्या बन गया? नंबर बन गया 110 इंटू A 7, तो दैट इज 770। और नंबर अगर 770, अपन को क्या चाहिए? सम चाहिए डिजिट्स का। तो डिजिट्स का आप सम निकाल सकते हो। 7 + 7 इज 14 + 0 इज 14। तो अपन का आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए था? डिजिट्स का सम चाहिए था। तो सम डिजिट्स का 7 + 7 14, एंड दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? Look at the next one. We are given that a king has distributed all his rare jewels in 3 boxes. The first box contains 1/3 of the rare jewels, while the second box contains k/5 of the rare jewels for some positive integer value of k. The third box contains 66 rare jewels. How many rare jewels does the king have? ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास गिवन है कि एक किंग के पास 3 बॉक्स में कुछ जूल्स हैं। फर्स्ट बॉक्स, जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें 1/3 ऑफ रेयर जूल्स है। तो जो रेयर जूल्स है जो अपन को निकालने हैं उसको अपन मान लेते हैं x, ठीक है, वो मैंने x मान लिया। तो फर्स्ट बॉक्स में 1/3 ऑफ x है। सेकेंड बॉक्स में क्या है? सेकेंड बॉक्स में गिवन है k/5 ऑफ x, ठीक है। और जो थर्ड बॉक्स है उसमें आपको दिया हुआ है कि थर्ड बॉक्स कंटेन 66। तो जो थर्ड बॉक्स है उसमें 66 है। तो ये जो तीनों का टोटल है ये हम अपन ने अभी मान लिया था x। तो फर्स्ट बॉक्स में 1/3 ऑफ x, सेकेंड बॉक्स में k/5 ऑफ x, थर्ड बॉक्स में 66, तीनों में टोटल जूल्स है x। तो इसमें अपन यहाँ पे देखेंगे ये फ्रैक्शन है, तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 15। तो बेटर होगा कि आप इसको x ना लेके 15x ले लो, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपका? अब ये बन जाएगा कि अपन को बोला था कि फर्स्ट बॉक्स में 1/3 ऑफ 15x है, तो ये 5x हो जाएगा। k/5 ऑफ 15x है, तो ये 3kx हो जाएगा। और ये थर्ड बॉक्स में तो 66 है ही, अब ये इक्वल टू हो गया 15x। तो ये आप ध्यान दिया करो कि जब फ्रैक्शन में कुछ है तो आप डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके टोटल अज्यूम करो। तो 3 और 5 का एलसीएम हो गया 15, अपन ने 15 टोटल मान ली, और यही वैल्यू अपन को निकालनी है क्या है? ठीक है, कि हाउ मेनी जूल्स डज दी किंग हैव। तो इसमें अगर अपन देखें तो 15 - 5 हो जाएगा 10, तो 66 विल बी इक्वल टू 15 - 5 10x, और ये -3kx, और ये 66 इक्वल टू, अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो दैट विल बी 10 - 3k, और यहाँ से x आ जाएगा आपका 66 डिवाइडेड बाय 10 - 3k। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास x की वैल्यू 66/10 - 3k।
अब यहाँ पे अपन को दिया था सेकंड बॉक्स में k फिफ्थ ऑफ x है फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ k। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ k। k क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो k पॉजिटिव इंटीजर है तो k कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो अगर k 1 है तो 3 इंटू 1 हो गया 3, तो 10 माइनस 3 हो जाएगा 7। ठीक है, तो क्या 66 जो है वो आपका 7 से डिविजिबल होगा, 66/7 नॉट पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट k की वैल्यू अगर अपन 2 लेते हैं तो 10 3 2 जा 6। ठीक है, तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। क्या 66 4 से डिविजिबल है, नहीं है। ठीक है, तो k 1 भी नहीं है 2 भी नहीं है। अगर मैं k की वैल्यू 3 लेता हूँ तो k की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 इज 1। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 66, जो कि एक वैलिड वैल्यू है। ठीक है, तो k 3 हो सकता है। क्या k की वैल्यू 3 से ऊपर जा सकती है, अगर मैं k 4 ले लूँगा तो 3 4 जा 12, तो 10 माइनस 4 10 माइनस 12 माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। क्या नंबर ऑफ क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नंबर ऑफ जूल्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो k के लिए आप सिर्फ ये 3 वैल्यू देख सकते थे जिसमें 1 और 2 पॉसिबल नहीं है, तो k तो 3 ही है। तो अपन को मिल गया क्या कि 66 जो है दैट इज दी वैलिड वैल्यू फॉर x। अब अपन को निकालना क्या है 15x। तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड 15x, तो x आ गया अपना 66, तो 50 इंटू 66 कर सकते हो, 15 इंटू 6 90, 15 6 9, so this is 990 and that is the required total joules that king has. Okay, so that is option E. Clear? Look at the next one. We are given that a farmer has a triangular plot of land. One side of the plot, henceforth called the base, is 300 feet long and the other two sides are equal. The perpendicular distance from the corner of the plot where the two equal sides meet to the base is 200 feet. To counter the adverse effect of climate change, the farmer wants to dig a circular pond. He plans that half of the circular area will be inside the triangular plot and the other half will be outside, which he will purchase at the market rate from his neighbor. The diameter of the circular plot is entirely contained in the base and the circumference of the pond touches the two equal sides of the triangle from inside. तो ये अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है, इफ द मार्केट रेट पर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड इज रुपीज 1400, हाउ मच डज द फार्मर मस्ट पे टू बाय द लैंड फ्रॉम हिज नेबर फॉर द पॉन्ड। चूज द क्लोजेस्ट ऑप्शन। तो अपन को बताना है फार्मर को कितना पे करना पड़ेगा लैंड परचेज करने के लिए फॉर दी पॉन्ड। ठीक है, अब गिवन क्या है कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है उसके पास, तो पहले एक ट्रायंगुलर प्लॉट कंसिडर कर लेते हैं अपन। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर प्लॉट है। अब इसके बाद क्या दिया है, वन साइड ऑफ द प्लॉट हैंसफोर्थ कॉल्ड द बेस इज 300 फीट लॉन्ग। तो ये जो बेस है ये पूरा 300 फीट है, ये अपन को गिवन है, दिस इज 300 फीट एंड द अदर टू साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, लेट्स से ये साइड ए है और ये साइड ए है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्लॉट है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द प्लॉट वेयर टू इक्वल साइड्स मीट। दो इक्वल साइड्स कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और उसकी लेंथ है 200 फीट। तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है ये 200 फीट है परपेंडिकुलर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में वी नो दैट अगर ये परपेंडिकुलर है तो वो बेस को इक्वली डिवाइड करेगा। ठीक है, सो दैट मीन्स दिस लेंथ इज 150। अब ये लेंथ 150 है और ये लेंथ 150 है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख के मैं ये तो बता ही सकता हूँ पाइथागोरस के हिसाब से 150 और 200 परपेंडिकुलर और बेस है, तो 15 20 और 25 ये ट्रिपलेट होता है। तो 200 115 के मल्टीपल होंगे 10 मल्टीपल, तो ये ए जो होगा वो होगा आपका 250। तो मतलब ये लेंथ भी अपन को क्लियर है, दैट इज 250। तो जो ए है वो क्लियर है, दैट इज 250। ठीक है, इतना अपन ने देख लिया।
Now to counter the adverse effect of climate change, the farmer wants to dig a circular pond. He plans that half of the circular area will be inside the triangular plot and the other half will be outside. तो एक सर्कुलर पॉन्ड उसको अपने प्लॉट पे बनाना है जिसका सर्कल का आधा हाफ ट्रायंगल के अंदर होगा और रिमेनिंग हाफ ट्रायंगल से बाहर होगा. और उसमें ये दिया है ही प्लान्स दैट एरिया विल बी इनसाइड द ट्रायंगुलर प्लॉट हाफ आउटसाइड विच ही परचेस एट द मार्केट रेट फ्रॉम हिज नेबर. तो जो प्लॉट इसके ट्रायंगुलर एरिया से बाहर होगा वो उसका प्लॉट तो होगा नहीं, तो उसको वो परचेस करना अपने नेबर से, जिसका रेट क्या गिवन है, वो रेट अपन को गिवन है दैट इज 1400 रुपीज पर स्क्वायर फीट. और एक चीज़ और गिवन है कि जो डायमीटर है सर्कुलर पॉन्ड का, जो डायमीटर है वो इंटायरली कंटेंट इन दी बेस. तो जो सर्कल आप यहाँ बनाओगे उसका डायमीटर ये बेस पे कोइंसाइड होना चाहिए. ठीक है, तो अगर अपन ये पॉन्ड बना के देखें सर्कुलर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपका. ठीक है, तो ये एक सर्कुलर पॉन्ड जो उसको बनाना है. ठीक है, तो दैट दिस विल बी द डायमीटर और उसका कुछ पार्ट ट्रायंगुलर प्लॉट में, कुछ पार्ट जो है ट्रायंगल के बाहर है. तो अब अपन को क्या करना है, इसमें ये वाला जो प्लॉट है, ये जो इतना पार्ट है, इतना पार्ट उसको अपने नेबर से परचेज करना पड़ेगा क्योंकि ये उसका एरिया नहीं है. ठीक है, ये वाला पार्ट उसको परचेज करना है और जो रेट है वो मार्केट रेट से परचेज करना है 1400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पे. तो कितना उसको पे करना पड़ेगा नेबर को ये देखना है. तो मतलब अपन को सर्कुलर का ये वाला एरिया फाइंड करना है, सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करना है. तो अपन को एरिया फाइंड करना है तो अपन को यहाँ पे सर्कल का रेडियस चाहिए. तो अगर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे एक रेडियस कंसिडर करूँ तो वो रेडियस परपेंडिकुलर होगा इस पर्टिकुलर साइड पे, बिकॉज ये रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो ये टेंजेंट है लाइन सर्कल पे, तो रेडियस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट. ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ से भी अगर चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर. ठीक है, तो अब अपन इसका एरिया अगर देखें, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा. इस ट्रायंगल का बेस पता है 300 है, हाइट पता है 200 है. तो एरिया विल बी हाफ बेस इनटू हाइट एंड दिस एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ दीज टू ट्रायंगल. एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये दोनों ट्रायंगल के एरिया के बराबर होगा और ये आपका रेडियस है. ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया विद द बेस 250 एंड हाइट एस आर. तो हाफ बेस इज 250, ठीक है, इनटू आर. तो अपन ने ये ट्रायंगल का एरिया लिया है विद रिस्पेक्ट टू बेस 250 एंड हाइट एस आर. और पूरे ट्रायंगल का एरिया क्या है विद रिस्पेक्ट टू बेस 300 एंड हाइट 200, दैट इज दिस. और ऐसा ही सेम सिमेट्रिकल शेप यहाँ पे भी बना है, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों ही सेम है. ठीक है, तो अपन इसको क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा आपका. ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 100 और ये आप निकाल सकते हो आर 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 250. ठीक है, तो ये हो गया 0 कैंसिल, 25 इंटू 4 एंड 4 3 ज़ा 12. तो ये आपका हो गया कितना 120, आर आ गया 120. तो अगर आर 120 है, ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया. तो रेडियस तो मिल गया 120, तो आप एरिया निकाल सकते हो. और एरिया निकालोगे तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना पे करना है वो निकल जाएगा. तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, और नीचे वाला सेमी सर्कल है तो अपन हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर लेंगे एरिया. तो हाफ इंटू 22/7 इंटू आर इज 120 इंटू 120. ठीक है, सो दैट इज़ द रिक्वायर्ड एरिया जो उसको परचेज करना है. किस रेट पे परचेज करना है, दैट इज़ 1400 रुपीज़ स्क्वायर फीट. तो आपको अगर प्राइस भी पता करना है तो 1400 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी अमाउंट, कि कितना उसको पे करना है. तो दैट इज़ 1400 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एंड दिस विल बी योर बेसिकली पेमेंट. ठीक है, अमाउंट जो उसको पे करना है.
तो हाउ मच डज द फार्मर पे, तो दैट इज द पेड अमाउंट, ठीक है, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर इंटू रेट। तो आप इसको सॉल्व कर लो, 7 2 ज़ा 14, ओके, 12 इंटू 12 इज 144 इंटू 22, तो 144 इंटू 22 इंटू कितने ज़ीरो बचेंगे, 2 और 2 4, तो दैट इज़ 1 2 3 4। तो 144 इंटू 22 करोगे, यू विल गेट, इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, 144 इंटू 2 विल बी 3168, so that is 3168 and 1234, so that is the required payment that farmer has to pay to his neighbor to purchase this area of plot, ठीक है, so that is available in option A, that is your correct answer, ठीक है, क्लियर, बस ये आपको एरिया समझना था, ये आपका मेन पार्ट है, और उसके बाद तो आपको पता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय आपने क्या करा है, रेट से मल्टीप्लाई करा है, ये रेट था जो अपन को क्वेश्चन में गिवन था, एरिया, ठीक है, जो परचेज करना है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट विल गिव यू दी टोटल अमाउंट दैट फार्मर हैज टू पे टू हिज नेबर, दैट इज 3168 4 times 0, क्लियर। Now look at the next set. We are given that 41 applicants have been shortlisted for interview for some data analyst positions. Some of the applicants have advanced expertise in one or more fields among the following, that is data analysis, database handling and coding. तो 41 एप्लीकेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए इंटरव्यू के लिए डेटा एनालिस्ट पोजीशंस के लिए, और सम ऑफ द एप्लीकेंट्स हैव एडवांस एक्सपर्टाइज इन वन और मोर फील्ड्स। तो यहाँ पे लिखा है सम, नॉट ऑल, है ना, 41 ने अप्लाई किया है लेकिन कुछ ने एडवांस एक्सपर्टाइज, कुछ के बाद एडवांस एक्सपर्टीज है एक या एक से ज़्यादा फील्ड में, कौन सी फील्ड में, डेटा एनालिसिस, डेटाबेस हैंडलिंग और कोडिंग में। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स with different advanced expertise are given in 2/8 table below. The number of applicants with advanced expertise in all the three fields is given as x in the table, where x is a non-negative integer. तो अपन को यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन, एक टेबल दिया हुआ है अपन को 2/8 का, ये 2 और ये 8 कॉलम, ठीक है, तो 2 रो और 8 कॉलम पे 2/8 के टेबल पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि फील्ड और नंबर, ये फील्ड गिवन है और कितने कितने कैंडिडेट्स एडवांस एक्सपर्टाइज लेके बैठे हैं वो भी पता है। तो डेटा एनालिसिस वाले 12 है जिनके पास एडवांस एक्सपर्टीज़ है, डेटाबेस हैंडलिंग वाले 5 है, कोडिंग वाले 7 है, ये दोनों फील्ड के 2 हैं, डेटाबेस हैंडलिंग और कोडिंग के 3 है, डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग के 6 है और ऑल 3 एक्स है। निकालना क्या है, ये 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है, क्या व्हाट बेस्ट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वैल्यू ऑफ एक्स, and how many applicants did not have advanced expertise in any of the 3 given fields. ओके, यहाँ पे जो x है दैट इज जो तीनों में एक्सपर्टीज है, और यहाँ पे अपन को बताना है कौन कितने ऐसे हैं जिनको किसी में भी एक्सपर्टीज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया भी था कि कुछ को एडवांस एक्सपर्टीज है, सारे 41 को नहीं है, तो जो है जो एक्सपर्टीज नहीं है इन तीनों में वो भी बताना है अपन को, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम के बेस पे क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको अपन उससे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को एक फील्ड गिवन है डेटा एनालिस्ट, ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट कितने हैं, 12, तो ये 12 है। दूसरा दिया हुआ है डेटाबेस हैंडलिंग, तो डेटाबेस हैंडलिंग वाले जो हैं वो हैं आपके 5, और कोडिंग वाले हैं 7, ठीक है, तो जो कोडिंग है, कोडिंग वाले जो हैं वो गिवन है 7। डेटा एनालिस्ट एंड डेटाबेस हैंडलिंग मतलब ये वाला पार्ट, ये अपन को गिवन है, दैट इज डेटा एनालिसिस एंड डेटाबेस हैंडलिंग इज 2। तो DA और DBH दिस वैल्यू इज 2, दिस कंप्लीट वैल्यू इज 2, DBH एंड कोडिंग इज 3, दिस सर्कल एंड दिस सर्कल का कॉमन पार्ट इज 3,
डेटा एनालिसिस एंड कोडिंग, मतलब डीए और कोडिंग का जो कॉमन पार्ट है दैट इज 6 एंड ऑल 3 इज एक्स। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे अपन के बारे में बोला था सम ऑफ द एप्लीकेंट्स, कुछ के पास एडवांस एक्सपर्टीज है और कुछ ऐसे हैं जिनका अपन को पता है कि कुछ भी नहीं है ना, वो किसी में भी एक्सपर्टीज नहीं है, तो दैट इज नन, और वो अभी हमको नहीं पता। लेकिन अपन को ये पूरा टोटल, ये टोटल अपन को पता है 41 है, ये टोटल जो है वो 41 है। अब अपन को यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर एक्स एंड विच डिड नॉट हैव द एडवांस एक्सपर्टीज, मतलब एक तो ये वैल्यू भी बतानी है और एक्स की बेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे ये देखें कि आप इस पार्ट को देखोगे तो ये टोटल वैल्यू 2 है, जिसमें ये x है, तो ये रिमेनिंग वैल्यू 2 माइनस एक्स होगी। ये टोटल वैल्यू 6 है, जिसमें से ये x है, तो ये 6 माइनस एक्स होगा। और ये टोटल वैल्यू 3 है और ये x है, तो ये 3 माइनस एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन ओनली डी ए, जो सिर्फ डी ए में एक्सपर्ट है एडवांस में, तो वो कितने होंगे वो भी अपन निकाल सकते हैं। टोटल कितने हैं 12। ठीक है, तो 12 में से ये 2 हटा दो, दैट इज 10। 12 माइनस 2 इज 10, और ये वैल्यू भी हटा दो, 10 माइनस 6 इज 4, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स। तो आप 12 में से एक तो ये 2 हटा रहे हो 10, और 10 में से 6 माइनस एक्स हटा रहे हो, तो 10 में से आप 6 माइनस एक्स हटाओगे तो क्या आएगा 10 माइनस 6 4, और माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये आ गया ओनली डेटा एनालिसिस, दैट इज 4 प्लस एक्स। अब ये वाली वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल वैल्यू 5, 5 में से आप ये 2 हटा दो तो बचेगा 3, 3 में से 3 माइनस एक्स हटा दो, तो 3 में से 3 माइनस एक्स हटाओगे तो 3 माइनस 3 0, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स, तो ये वैल्यू सिर्फ एक्स है। सिमिलरली ये 7 है पूरा सर्कल, जिसमें से ये पूरा 6 है, तो 7 माइनस 6 इज 1, 1 में से 3 माइनस एक्स हटा दो। ठीक है, तो 1 में से आप 3 माइनस एक्स हटा दोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 3 माइनस 2 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स, दैट इज एक्स माइनस 2। ठीक है, तो ये अपने पास इंफॉर्मेशन है, ये अपने पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि भैया x की जो बेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो ऑप्शन देखें तो 0 और 1, 0 1 2 1 2 2 ओनली एंड 1 ओनली। और यहाँ पे जो x है, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो x है वो मिनिमम क्या हो सकता है, सॉरी मैक्सिमम जो हो सकता है। यहाँ पे अगर अपन देखें कि जो x है, ये पूरी जो एरिया है, ये पूरा एरिया 2 है, तो मतलब ये x 2 से ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, तो मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 2 है, और 2 से अगर अपन ज़्यादा लेंगे तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो x की मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो 2 होती है, तो 2 हो सकती है, 1 हो सकती है और 0, ये मैक्सिमम वैल्यू है जो x की हो सकती है। ठीक है, अब अगर x की मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है तो क्या 1 हो सकती है, 1 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे कि x माइनस 2 है, तो अगर मैं x 1 ले लूँगा तो 1 माइनस 2 ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ओनली कोडिंग वाले नेगेटिव नहीं हो सकते, नंबर ऑफ पीपल तो नेगेटिव लोगे नहीं आप। सिमिलरली 0 भी नहीं हो सकता, वो भी क्लियर है, 0 माइनस 2 ये नेगेटिव हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू सिर्फ पॉसिबल है दैट इज ओनली 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो जो x है वो मैक्सिमम 2 हो सकता है, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 2 ओनली। ठीक है, अब अपन को बताना है नन वाला पार्ट, तो नन वाला निकालना है, तो 41 में से आप ये वाली पूरी वैल्यू हटा दो। अब तो x भी है आपके पास, तो आपको नन की वैल्यू मिल जाएगी, तो 2 रख देंगे अपन यहाँ पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा भैया x क्या है 2 है, तो रखते रहो वैल्यू। तो आपको अगर x रखना है तो ये हो गया आपका 2। ठीक है, और 2 माइनस 2 ये हो गया 0, 4 प्लस 2 ये हो गया 6, ये हो गया आपका 2, और 6 माइनस 2 ये हो गया 4, 3 माइनस 2 ये हो गया 1, और अपना 2 माइनस 2 ये हो गया 0। ठीक है, तो ये आप 41 में से हटा दो तो कितना हो गया ये पूरा 12 है। ठीक है, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 1 15। ठीक है, तो 15, 41 में से आप 15 हटा दो। ठीक है, तो ये आपकी नन की वैल्यू हो जाएगी। तो 41 माइनस 10 31, 31 माइनस 5 करोगे यू विल गेट 26, है ना। तो ये आएगा आपका 26, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ नन पार्ट एंड दैट इज़ अवेलेबल इन ऑप्शन डी। ठीक है, तो दैट इज़ कम्प्लीटली डुएबल सेट फ्रॉम द Z24। क्लियर?